नमस्कार। वीडियो के इस अंक में देखते हैं पंचायती राज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। और यह अंक जो आधारित होगा वही एम लक्ष्मीकांत के लेटेस्ट एडिशन यानी 6th एडिशन पर आधारित है। और इसमें हम देखेंगे पंचायती राज संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को, जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस पर आधारित वीडियो के अन्य अंक अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें सुभाष कश्यप पर आधारित यही अंक यानी पंचायती राज पर आधारित अंक अपलोड किया जा चुका है। इसके अलावा एनसीईआरटी, लूसेंट और परीक्षावाणी पर आधारित यह अंक अपलोड किए जा चुके हैं। तो इसमें देखते हैं पंचायती राज एम लक्ष्मीकांत के लेटेस्ट एडिशन पर आधारित है। और यह अंक अति महत्वपूर्ण साबित होगा आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, जिसमें सम्मिलित होगा यूपी ट्रिपल द्वारा आयोजित बीपीओ मेंस एग्जाम 2023 के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज पंचायती राज पर दिया गया, जिसमें 65 मार्क्स जो होंगे यानी 100 नंबर के प्रश्न में, वह आपके जो मैक्सिमम वेटेज है वह इसी पर आधारित पंचायती राज पर आधारित है। हालांकि इसके सिलेबस काफी डिटेल है, लेकिन यह जो है 65 मार्क्स का वेटेज रखता है बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती मेंस भर्ती 2023 के लिए। साथ ही यह अंक जो है यानी पंचायती राज जो है एडिशन जो है, यह टॉपिक जो है अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम्स, इसके अलावा आरओ एआरओ एग्जाम्स और एपीएस भर्ती में भी अंक अति महत्वपूर्ण है। साथ ही यह यूपीपीएससी के मेंस एग्जाम जीएस पेपर सेकंड 2 में और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के मेंस एग्जाम के जीएस पेपर 2 में भी यह अंक शामिल है, पोल्टी के अंतर्गत ये शामिल है। साथ ही अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी में भी एसएससी में भी यह अंक अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें देखते हैं एम लक्ष्मीकांत के लेटेस्ट एडिशन पर आधारित इस वीडियो में पंचायती राज में यानी से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो दिया गया उसमें शुरू करते हैं। तो यह आपका है भारत में पंचायती राज यानी जो शब्द है इसको समझने का प्रयास करते हैं। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है, यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति जो है यही पंचायती राज है अपने देश के लिए। यह भारत के सभी राज्यों में, यानी जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इन 36 जो 28 और 8 है 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में 30 राज्यों में जो है वह निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं या 30 मुख्यमंत्री हैं, जिसमें से 28 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी भी शामिल हैं। तो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है, यानी जो स्थापित किसके द्वारा किया गया है, राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है, न कि लोकसभा या राज्यसभा द्वारा स्थापित किया गया है। केंद्र की सरकार द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि यह राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। इससे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया। इसका दायित्व क्या है? ग्रामीण विकास है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान का संशोधन जो है वह केवल केंद्र सरकार कर सकती है, राज्य सरकारों के पास अधिकार नहीं है कि वह संविधान में संशोधन करे। तो इस हिसाब से देखें तो दायित्व किसका है निर्माण करने का, यानी स्थानीय स्वशासन जिसको पंचायती राज कहते हैं, इसका निर्माण का दायित्व राज्य विधानसभाओं का है, जिसमें राज्य विधानसभा और विधान परिषद भी शामिल हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में वर्तमान में 6 राज्यों में जो है विधान परिषद या द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसको हम 6 राज्यों में देख लें तो उत्तर भारत के 2 राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार हैं, पश्चिमी तट के राज्यों में देखें तो महाराष्ट्र और कर्नाटक है, और पूर्वी तट के राज्यों में जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कुल 6 राज्यों में विधान परिषद अर्थात द्विसदनीय व्यवस्था है। तो 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया? पंचायती राज को। आप इसको डिटेल में देखते हैं। पंचायती राज का विकास, सबसे पहले इसके विकास को देख लेते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति, इसको एग्जाम में कई बार BR मेहता भी देता है कि BR मेहता समिति किससे संबंधित है। तो ये BR मेहता यही पंचायती राज विकास से संबंधित समिति है, और बलवंत राय मेहता को जो है पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है या जनक कहा जाता है। इसको देखते हैं। जनवरी 1997 में भारत सरकार ने, ध्यान देना है, जनवरी 1997 में यानी आज़ादी के जस्ट 10 साल बाद, यानी 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी और जनवरी 1997 की बात चल रही है, में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार ने कब किया? 1992 में, और ये गांधी जयंती पर किया था 2 अक्टूबर 1992 को। तथा राष्ट्रीय विकास सेवा इसके जस्ट 1 साल बाद, यानी ये भी 2 अक्टूबर 1953 को, यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1952 में था, 2 अक्टूबर 1952 को, यानी गांधी जयंती पर उसके जस्ट साल भर बाद, यानी 2 अक्टूबर 1953 को जो है राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उसके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। यानी जो बलवंत राय मेहता समिति है, यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 की जांच करने के लिए और उसके बेहतर ढंग से काम करने सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई गई थी। यह ग्रामोद्धार समिति के नाम से बनाई गई थी, यानी समिति को देखा जाए इसका नाम जो दिया गया था वो ग्रामोद्धार समिति के नाम से बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता यानी BR मेहता थे। समिति ने नवंबर 1900 यानी जस्ट देखा जाए तो 10-11 महीने बाद, यानी जनवरी में स्थापित की गई थी, तो लगभग 10 महीने या 11 महीने बाद को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इंपॉर्टेंट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या स्वायत्तता ऑटोनॉमी की योजना की सिफारिश की, जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। यानी अंतिम रूप से किसे जाना गया? पंचायती राज के रूप में जाना गया। समिति द्वारा दी गई विशिष्ट सिफारिशें उनके थे, उसकी सिफारिशें जो हैं उसको देख लेते हैं। कौन कौन सी सिफारिशें दी गई?
तो पहला इसमें जो सिफारिश समिति ने दिया वह है 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना, जिसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठन जुड़े होने चाहिए। उसने क्या कहा, यानी समिति का अप्रत्यक्ष चुनाव, जबकि हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष वर्तमान में जो है प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से ये संपादित किया जा रहा है। दूसरा इसमें है ग्राम पंचायत की स्थापना। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होनी चाहिए, जबकि इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से ही चुने जाते हैं, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्ष जो हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अर्थात ये सदस्य उनको चुनते हैं, डायरेक्ट जनता उनके अध्यक्षों को नहीं चुनती है। तीसरा इसमें देखें सभी योजना और विकास के कार्य इस निकायों को सौंपे जाने चाहिए। चौथा था पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय था, जिला परिषद को, यानी इसमें क्या कहा जा रहा है, पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय, यानी बीच में जो था खंड स्तर पर ब्लॉक स्तर पर जो है उसको पंचायत समिति कहा गया। पंचायत समिति को क्या करा, कार्यकारी निकाय बनाया जाए, जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षक निकाय होना चाहिए। आगे इसमें देखते हैं तो इसमें क्या समिति ने जो सुझाव दिया था, 5वां इसमें सुझाव दिया था कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। और छठा क्या इसने कहा, इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक हस्तांतरण होना चाहिए। सातवां इसने कहा, क्या कहा, इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्यों जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सकें। और 8वां है भविष्य में अधिकारों के और अधिक प्रत्यायन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। इसके मुख्य सिफारिश हमने देखा, इसमें एक सिफारिश की महत्वपूर्ण भी है कि इसने अध्यक्ष को, यानी जिला परिषद के अध्यक्ष किसको बनाने के लिए कहा, जिलाधिकारी के लिए कहा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से हो जाता है। तो इसमें देखें समिति की सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया। परिषद ने किसी विशिष्ट प्रणाली या नमूने पर जोर नहीं दिया और यह राज्यों को छोड़ दिया ताकि वे अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार इन नमूनों को विकसित करें, किंतु बुनियादी सिद्धांत और मुख्य आधारभूत विशेषताएं पूरे देश में समान होनी चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से तो देखते हैं, राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीटी जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में इस योजना को 1959 में लागू किया गया। इसके बाद अधिकांश राज्यों में से योजना को प्रारंभ किया गया। अब इसमें थोड़ा सा कुछ और जानकारी ऐड कर लें तो जैसा कि जानते हैं राज्यों में देखा जाए तो सबसे पहले जो राजस्थान देश का पहला राज्य बना, तो यह औपचारिक रूप से हुआ। अनौपचारिक रूप से या प्रायोगिक रूप से पूछेगा प्रायोगिक तौर पर या अनौपचारिक रूप से देश का पहला राज्य कौन है जहां पर पंचायती राज की शुरुआत की गई, तो वह आपका आंध्र प्रदेश है, जो कि इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। यानी इसको भी तो 1959 में लागू किया गया, परंतु सबसे पहले 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर जो 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में जो है पंचायती राज की शुरुआत की गई। दूसरा स्थान जो है आंध्र प्रदेश का है, जबकि प्रायोगिक तौर पर या अनौपचारिक तौर पर पूछेगा तो पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश ही रहेगा। यद्यपि 1960 के दशक के मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की, फिर भी राज्यों की इन संस्थाओं में स्तरों की संख्या, समिति और परिषद की सापेक्ष स्थिति, उसका कार्यकाल, संगठन, कार्य, राजस्व, अन्य तरीकों में अंतर था। उदाहरण के लिए देखें, यानी एग्जाम्पल इसमें क्या है, उदाहरण के लिए देखें तो राजस्थान में त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई गई, जबकि तमिलनाडु में द्विस्तरीय पद्धति अपनाई गई, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पद्धति अपनाई गई। इसके अलावा राजस्थान, आंध्र प्रदेश पद्धति में पंचायत समिति मजबूत थी क्योंकि नियोजन और विकास की इकाई ब्लॉक थी, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात पद्धति में जिला परिषद शक्तिशाली थी क्योंकि योजना और विकास की इकाई जिला थी। कुछ राज्यों ने न्याय पंचायत की भी स्थापना की जो छोटे दीवानी या आपराधिक मामलों के लिए थी। यानी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कुछ राज्यों ने न्याय पंचायत की स्थापना की, छोटे दीवानी या फौजदारी 2 मामले होते हैं, तो दीवानी जो है आपराधिक मामलों के लिए जो थे यह न्याय पंचायत गठित की गई थी कुछ राज्यों के लिए, या कुछ राज्यों में की गई थी ऐसा। आगे इसमें देखते हैं तो इस पर पंचायती राज पर अध्ययन दल एवं समितियों को देख लेते हैं संक्षिप्त में इस तालिका के माध्यम से कि पंचायती राज पर कौन कौन सी समितियां बनाई गई। अभी हमने देखा इन सबों की जानकारी के बारे में। तो देखते हैं पंचायती राज पर जो समितियां बनी थी, इस पर जो है पूछ देता है और उनका स्थान देकर मैच कराने के लिए कहता है। तो इसमें देखें तो सबसे पहले पंचायती राज अध्ययन दल एवं समितियां देखें तो वर्ष है और अध्ययन दल और समिति। सबसे पहले इसमें देखें तो आपका पहला 1960 में है, यह है पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकरण पर गठित समिति थी। 1961 में पंचायत एवं सहकारी समिति पर गठित कार्यदल था। 1961 में पंचायती राज प्रशासन पर अध्ययन दल था, इंपॉर्टेंट है। 1962 में न्याय पंचायतों पर अध्ययन दल था। 1963 में पंचायती राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन था, इंपॉर्टेंट है। 1963 में पंचायती राज संस्थाओं की बजट एवं लेखा प्रक्रिया पर अध्ययन दल था। इसके बाद 1963 में पंचायती राज वित्त पर अध्ययन दल था। 1965 में पंचायती राज चुनाव पर गठित समिति थी। 1966 में पंचायती राज निकायों के अंकेक्षण एवं लेखा पर गठित अध्ययन दल था। 1966 में देखें तो पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों पर गठित समिति थी। 1969 में मूलभूत भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन में सामुदायिक विकास एजेंसी तथा पंचायती राज संस्थाओं की संलग्नता पर गठित अध्ययन दल किया गया था। 1972 में देखें सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर 5वीं पंचवर्षीय के सूत्रण के लिए गठित कार्यदल था। और 1976 में देखें सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर गठित समिति थी। अब देखते हैं इसमें तो अध्ययन दल था समितियां। इसमें सन 1960 से पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली के विविध पक्षों का अध्ययन करने के लिए अनेक अध्ययन दल, समितियां तथा कार्यदल नियुक्त किए जाते रहे। इनका विवरण हम ऊपर देख चुके हैं। 1960 से लेकर के हमने देखा किस तरह के जो दल गठन के 1976 तक चले थे।
अब इसमें देखते हैं अशोक मेहता समिति, यानी दूसरी जो समिति थी अशोक मेहता समिति थी, और पहली समिति के जस्ट 20 साल बाद ये समिति बनाई, क्योंकि पहली समिति जो जनवरी 1957 में बनाई गई थी, और यह बनाई गई समिति अशोक मेहता समिति 20 साल बाद दिसंबर 1977 में बनाई गई थी। यानी पहली समिति जब रिपोर्ट दी थी उस हिसाब से देखें नवंबर 1957 में रिपोर्ट दी थी, और यह दिसंबर 1977 में रिपोर्ट गठित की जा रही है। तो जस्ट सौंपे जाने से 20 साल बाद जो है यह दूसरी समिति अशोक मेहता समिति बनाई जा रही पंचायती राज के संदर्भ में। तो जनता पार्टी की सरकार उस दौरान जो है केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी, क्योंकि जो आपातकाल लागू होने के बाद इलेक्शन कराए जाने पर जो है कांग्रेस की भारी हार हो गई थी, जिसके बाद केंद्र में जो है वह जनता पार्टी की सरकार बनाई गई थी। तो इसमें देखते हैं दिसंबर 1970 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति को गठित किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में पत्नोमुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें की, जिसकी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार से, यानी इसने सिफारिशें कितनी की, 132 सिफारिशें की, और अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट दी, लगभग पौने साल में ये अपनी रिपोर्ट सौंपी। और उस दौरान जो देश में था वो पत्नोमुख यानी जो पंचायती राज पद्धति हो चुकी थी 20 साल में, वो पंचायती राज पतन की तरफ जा रहा था, तो उसको पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए इसने क्या किया, 132 सिफारिशें प्रस्तुत की। कौन? अशोक मेहता समिति। तो उसको देखते हैं, इसकी प्रमुख उसमें 132 में से कुछ प्रमुख सिफारिशों को यहाँ पर दिया गया, उसको देखते हैं। तो पहला इसकी सिफारिश थी त्रिस्तरीय पंचायत राज पद्धति को द्विस्तरीय, यानी इसमें एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन समिति ने द्विस्तरीय पद्धति की बदलने का सुझाव दिया था, तो यह अशोक मेहता समिति थी, जबकि BR मेहता जो थे, बलवंत मेहता समिति ने जो थी वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की पद्धति की सिफारिश की थी। तो दो पद्धति में बदलना चाहिए, जिला परिषद, यानी इसमें कहा जिला परिषद स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर, और उससे नीचे मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गाँव के समूह होने चाहिए। इसने गाँव स्तर पर जो पहली जो समिति थी उसको इसमें सिफारिश में नहीं कहा, इसमें दो ही जो जिला स्तर पर बनाने के लिए कहा जिला परिषद, और मंडल स्तर पर यानी ब्लॉक में जो है मंडल पंचायत बनाने की सिफारिश की। राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए, इसने जिला को प्रथम बिंदु बनाया है। तीसरा, जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए, इसने क्या कहा है कि जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए, और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी में इसने जो कहा है, इसमें भी राजनीतिक पार्टियां जैसे कि राज्य विधानसभाओं में और लोकसभा में जैसे राजनीतिक पार्टियां भाग लेती हैं, वैसे इसने कहा कि राजनीतिक पार्टियां जो प्रत्यक्ष रूप से भाग लें, इसकी सिफारिशों में यही कहा गया। और देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा छूट लिया था, यानी अध्ययन दल समिति और उसके अध्यक्ष भी यहाँ पर दिया गया था, और हमने केवल अध्ययन दल और समिति के बारे में ही केवल चर्चा किया, तो इसको देखा जा सकता है। पुनः एक बार देख लेते हैं। तो इसने 1960 में पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकरण पर जो गठित समिति की गई थी, इसके अध्यक्ष BR राव थे। इसके बाद नेक्स्ट में SB मिश्र, यानी ऐसे ही सारी समितियों को देखा जा सकता है। ये सारी समितियां जो हैं इनके अध्यक्ष क्रमशः दिए गए हैं। यानी देखें इसमें 1976 में जो गठित समिति सामुदायिक विकास में पंचायती राज गठित समिति, इसके श्रीमती जो दया चौबे थे, और इसमें चुनावी यानी 1965 लिखें तो यह आपका पंचायती राज चुनाव पर गठित समिति के जो अध्यक्ष थे के संथानम जो 1963 में गठित समिति के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो इस प्रकार से ये इनके अध्यक्ष भी दिए गए हैं और ये समितियां दी गई हैं। अब देखते हैं यह जो है अशोक मेहता समिति की जो प्रमुख सिफारिशें हैं 5वें नंबर पर देखते हैं। तो 5वें नंबर पर इसने सिफारिश जो दी, अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान का अनिवार्य शक्ति हो, कराधान इसने टैक्सेशन की अनिवार्य शक्ति को इसने सिफारिश की। जिला स्तर के अभिकरण और विधायकों से बनी समिति द्वारा संस्था का नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण होना चाहिए, ताकि यह ज्ञात हो सके कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुविधा समूहों के लिए आवंटित राशि उन तक पहुंच रही है अथवा नहीं पहुंच रही है। 7वां देखें तो राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। इसने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यक अधिक्रमण करने की दिशा में अधिक्रमण के 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। इसने कहा कि न्याय पंचायत जो है वो विकास पंचायत से अलग रहे, एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इसका सभापतित्व किया जाना चाहिए। और जो है 9वें स्थान पर इसने क्या सिफारिश की, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव कराए जाने चाहिए। इसके बाद 10वें नंबर पर इसने क्या कहा, विकास के कार्य जिला परिषद को हस्तांतरित होने चाहिए और सभी विकास कर्मचारी इसके नियंत्रण और देखरेख में होने चाहिए। इसके बाद 11वीं की सिफारिश प्रमुख रूप से पंचायती राज के समर्थन में लोगों को प्रेरित करने में स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका चाहिए। और 12वां था पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देखरेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। इसने क्या कहा, पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देखरेख के राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। अशोक मेहता की समिति इस तरह से ये थी, यानी 132 जो सिफारिशें थे उसमें प्रमुख रूप से 12 सिफारिशों को हमने देखा, और 13-14 भी 2 और सिफारिशों को इसमें प्रमुख रूप से देख लेते हैं। तो 13वीं जो सिफारिश थी वो यह थी कि उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, इससे उन्हें उपयुक्त हैसियत, पवित्रता एवं महत्ता के साथ ही सतत सक्रियता का आश्वासन मिलेगा। आगे इसमें देखते हैं तो समिति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व जनता पार्टी सरकार के भंग होने के कारण, जनता पार्टी सरकार गिर गई, भंग होने के कारण केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशें पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। फिर भी 3 राज्य जिनमें कर्नाटक,
बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठाए। यानी जनता पार्टी ने इसको गठित किया था और जनता पार्टी की सरकार भंग हो जाने के कारण या गिर जाने के कारण अशोक मेहता जो सिफारिशें थी उसकी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। फिर भी इसमें 3 राज्य जो कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश थे, यानी 3 राज्य जो थे अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर जो है पंचायती राज के पुनरुद्धार यानी उसके उत्थान के लिए, नवीनीकरण के लिए कुछ कदम उठाया था। आगे इसमें देखें तो जी.के. राव समिति है। अगली समिति जी.के. राव समिति है। अगली समिति जी.भी.के. राव समिति है। इसको देखें, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में जी.भी.के. राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। यानी किसके द्वारा किया गया था? योजना आयोग द्वारा गठित की गई थी यह समिति, जी.भी.के. राव समिति। और ये ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग द्वारा समिति गठित की गई थी। इसके अध्यक्ष जी.भी.के. राव थे और 1985 में गठित की गई थी। यानी यह जो समिति गठित की गई थी, यह उस दौरान जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वह राजीव गांधी जी थे। तो इसमें देखें, समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ग्रामीण प्रक्रिया दफ्तरशाही मुक्त होकर पंचायत राज में विक्षेपित हो गई है। ग्रामीण प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज में से विच्छेदित हो गई है, यानी पंचायती राज से कट गई है। विकास प्रशासन के लोकतंत्रीकरण के विपरीत उसके नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई हैं और परिणाम स्वरूप इसे बिना जड़ की घास कहा गया। यानी बिना जड़ की घास पंचायती राज को कौन सी समिति ने कहा, यह पूछा सकता है। तो यह जो आपकी है जी.भी.के. राव समिति है, जो 1985 में गठित की गई थी राजीव गांधी के प्रतिनिधित्व काल में योजना आयोग की सिफारिश या योजना आयोग के द्वारा इसका गठन किया गया था और ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम समीक्षा के लिए गठित की गई। और उसने क्या कहा कि पंचायती राज जो है बिना जड़ की घास की समिति जैसी हो गई। अतः समिति ने पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने को विभिन्न सिफारिशें की जो इस प्रकार हैं, इसकी प्रमुख सिफारिशें देख लेते हैं। तो पहले इसकी सिफारिश है जिला स्तरीय निकाय है, अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। यह कहा गया कि नियोजन एवं विकास की उचित इकाई जिला तथा जिला परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए जो उस स्तर पर संचालित किए जा सकते हैं। यानी इसने भी किस पर ज्यादा जोर दिया है? जिला स्तर पर जोर दिया इस समिति ने। जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। तीसरा नंबर देखें तो तीसरा है प्रभावी जिला नियोजन विकेंद्रीकरण के लिए राज्य स्तर के कुछ नियोजन कार्यों को जिला स्तर पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए। इसके बाद देखें तो चौथा है एक जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाना चाहिए। इसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए था। उसे जिला स्तर के सभी विकास विभागों का प्रभारी होना चाहिए। आगे देखें इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशों में, तो वह आपकी है यानी 5वीं सिफारिश है मुख्य सिफारिशों में। तो पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन होने चाहिए। यह पाया गया कि 11 राज्यों में एक अथवा अधिक स्तरों के लिए ये चुनाव समय संपन्न नहीं कराए गए उस दौरान जो था, यह दशा थी इसकी। इसमें देखें इस प्रकार समिति ने विकेंद्रित क्षेत्रीय प्रशासन की अपनी योजना में पंचायती राज को स्थानीय आयोजना एवं विकास में प्रमुख भूमिका प्रदान की। यहाँ इसी बिंदु पर जी.भी.के. राव समिति रिपोर्ट 1986 प्रखंड स्तरीय आयोजना पर दांतेवाला समिति 1978 तथा जिला आयोजना पर हनुमंतराव समिति 1984 से अलग है। दोनों समितियों में यह सुझाया गया था कि मूलभूत विकेंद्रित आयोजना का कार्य जिला स्तर पर संपन्न किया जाना चाहिए। हनुमंतराव समिति ने जिला अधिकारी अथवा किसी मंत्री के अधीन अलग जिला योजना निकायों की वकालत की थी। इन दोनों संदर्शों यानी मॉडल में जिलाधिकारी की विकेंद्रित आयोजना महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। हालांकि समिति का कहना था कि विकेंद्रित आयोजना की इस प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं को भी जोड़ा जाना चाहिए। समिति ने जिला स्तर पर सभी विकासात्मक आयोजना गतिविधियों के लिए जिलाधिकारी को समन्वय बनाने की अनुशंसा की। इस प्रकार हनुमंतराव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, अशोक मेहता समिति था। अंत में जी.भी. में राव समिति से भिन्न अनुशंसाएं भी हैं। उन्होंने एक जिलाधिकारी की विकासात्मक भूमिका को सीमित करने की अनुशंसा की तथा विकासात्मक प्रशासन पंचायती राज को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। यानी इसमें 2 और महत्वपूर्ण समितियां इसमें आई हैं। हमने इसमें देखा कि इसमें चर्चा करते समय जो महत्वपूर्ण समितियां जो 2 ठो सामने प्रकट हुई हैं, तो इसमें देखें तो एक है आपका दांतेवाड़ा समिति जो 1978 में ही गठित की गई थी, ये भी जो है जनता पार्टी सरकार में है। और दूसरा हनुमंतराव मेहता समिति जो 1984 में गठित की गई थी। ये 2 समितियां इसी पर आधारित थी। यानी ये जो है इन समितियों से जो अलग राय थी वो आपकी जो जी.भी.के. राव समिति थी और इनकी सिफारिशों को हमने देखा इन दोनों से किस प्रकार से भिन्न थी। इसके बाद नेक्स्ट है L.M. सिंघवी समिति। तो 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन L.M. सिंघवी की अध्यक्षता में किया। यानी 1986 में यानी गठित कब की गई? 1986 में राजीव गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में। और यह जो था लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए समिति का गठन किया गया था। इनके निम्न सिफारिश देखें प्रमुख सिफारिशों में। तो पहला जो था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उसके संरक्षण की आवश्यकता है। यानी ये
जो पूछा सकता है कि कौन सी समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा या संवैधानिक मान्यता देने पर जोर दिया था, तो यही समिति थी एलवी, यानी ये जो सभी समिति है LM सिंघवी समिति, ये संविधान को मान्यता देने और उसके संरक्षण की आवश्यकता। इस कार्य के लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए, इससे उसकी पहचान और विश्वसनीयता और उल्लंघनीय होने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। इसे पंचायती राज विकास के नियमित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक उपबंध की सलाह भी दी। दूसरी इसकी सिफारिश होती है गाँव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए। तीसरा, ग्राम पंचायतों को ज्यादा व्यवहार बनाने के लिए गाँवों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इसे ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया था। इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया, यानी ये पूछा सकता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति कौन सी समिति ने बताया था, तो यह थी आपकी जो समिति थी यानी LM सिंघवी समिति ने, जिसका गठन 1986 में किया गया था। अगली इसकी प्रमुख सिफारिशों देखें, चौथे नंबर पर है गाँव की पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। पांचवां था पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन एवं उनके कार्यों से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उसके निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण समिति है थुम्बन समिति। इसमें देखते हैं 1988 में, यानी ये भी राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही गठित की गई थी। तो थुम्बन समिति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समिति है। 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति PK थुम्बन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच के उद्देश्य से गठित की गई थी। इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिए। इस समिति में निम्न अनुशंसाएं की थी, यानी इसने क्या किया था, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के लिए समिति गठित की गई थी। और ये सलाहकार समिति थी, यानी संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति थी और उसके अध्यक्ष के थुम्बन थे। पहली अनुशंसा देखें तो इसमें आती है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यानी पहली समिति हमने देखा था LM लक्ष्मी, यानी जो अगली समिति हमने देखा जो समिति थी इनसे पूर्व वाली समिति थी, उसने भी संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा की थी। और यह जो है ये आपकी थुम्बन समिति ने भी इसकी अनुशंसा की है। तो इसने क्या कहा, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा, गांव प्रखंड था जिला, यानी गांव प्रखंड यानी जो मंडल है और जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। इसने बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर कहा। जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए। इसने जिला परिषद को जिला पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। इसे जिले में योजना निर्माण और विकास की एजेंसियों के रूप में कार्य करना चाहिए। चौथा, पंचायती राज संस्थाओं को 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। एक संस्था के सुपर सत्र की अधिकतम अवधि 6 माह होनी चाहिए, यानी एक संस्था के सुपर सत्र की अधिकतम अवधि 6 माह होनी चाहिए। नेक्स्ट छठवां है राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण तथा समन्वय समिति गठित होनी चाहिए। सातवां, पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए। इसे संविधान में समाहित करना चाहिए। और आठवां इसने किया जनसंख्या की पंचायती राज के तीनों स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। नौवां है हर राज्य में एक राज्य, यानी इसने क्या कहा कि हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं को वित्त वितरण के पात्र बिंदुओं तक विधियां तय करेगा। और 10वां अनुशंसा इसकी थी जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले का कलेक्टर होना चाहिए। इसके बाद अगली समिति देखें तो एक गाडगिल समिति है। इसको देखते हैं, ये भी 1988 में गठित की गई थी, तो इसको समझते हैं। 1988 में BN गाडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था, यानी ये भी राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही किया गया था। उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। इस समिति ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावकारी, यानी पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है। इस संदर्भ में समिति ने निम्न अनुशंसाएं एंड रिकमेंडेशन की थी, यानी इसके रिकमेंडेशन को देखें तो पहला इसमें है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इसने भी कहा, गाडगिल समिति ने कहा। इससे पूर्व की 2 समितियों को हमने देखा, उसने भी अनुशंसा की थी। दूसरा देखें तो गांव प्रखंड जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। तीसरा इसने अनुशंसा किया पंचायती राज संस्थाओं कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित कर दिया जाना चाहिए। चौथा, पंचायत के सभी 3 स्तरों के सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए। पांचवां, अनुसूचित जातियों जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। और छठा, पंचायती राज संस्थाओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे पंचायत क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे तथा हमने कार्यान्वित करेंगे। सातवां, पंचायती राज संस्थाओं को कर, टैक्स तथा ड्यूटीज लगाने, वसूलने तथा जमा करने का अधिकार होना चाहिए। आठवां, एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों के वित्त का आवंटन करे। नौवां, एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों के चुनाव संपन्न कराए। गाडगिल समिति की अनुशंसाएं एक संशोधन विधेयक के निर्माण का आधार बनी। इस विधेयक का लक्ष्य था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा तथा सुरक्षा देना, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाडगिल समिति, क्योंकि इन्हीं की अनुशंसाओं के आधार पर एक संशोधन विधेयक के निर्माण का आधार बनी, जो कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 लाया गया और पंचायती राज को संवैधानिक जो है दर्जा दिया गया। तो ये रिकमेंडेशन को देखा जा सकता है कि यह जो रिकमेंडेशन मुख्य रूप से जो इनके हैं 9 रिकमेंडेशन देखा और ये आधार बना 73वें संविधान संशोधन 1992 का। तो एक गाडगिल समिति की अनुशंसाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं संविधानिकरण के बारे में। तो राजीव गांधी सरकार, तो इसमें जो है LM सिंघवी समिति के उपरांत अनुशंसाओं की प्रक्रिया राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण और उन्हें ज्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। यानी 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो है पेश किया। यद्यपि अगस्त 1900 यानी जुलाई में पेश किया और जस्ट 1 महीने बाद 1989 में लोकसभा ने विधेयक पारित किया, किंतु राज्यसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया। इस विधेयक का विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया क्योंकि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था में केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान था।
और यह जो आपका 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो है यह पारित नहीं हो सका, अर्थात गिर गया। तो बाद में 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो है 1990 में पारित किया गया और यह जो था पंजाब में जो राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 के द्वारा जो है राष्ट्रपति शासन लगाया था उसको 6 महीने से बढ़ा करके आगे एक्सटेंड किया गया 64वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। आगे इसमें देखते हैं तो बीपी सिंह सरकार, इसको देखते हैं। नवंबर 1989 में बीपी सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कार्यालय संभाला और शीघ्र घोषणा की कि वे पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगी। जून 1990 में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए बीपी सिंह की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्रियों यानी राज्यों के मुख्यमंत्री जो थे मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन यानी कुछ दिन का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में एक नए संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परिणाम स्वरूप दिसंबर 1990 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकार के गिरने के साथ ये विधेयक भी समाप्त हो गया। यानी इस पर देखें तो संविधान संशोधन विधेयक जो पेश करने का जो प्रयास किया था वो सिंह सरकार ने किया था। तो इसके बाद देखें नरसिम्हा राव सरकार के बारे में। पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिकरण के मामले में विचार किया है। इसने प्रारंभ के विवादास्पद प्रावधानों को हटाकर नया प्रस्ताव रखा और सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान इंपोर्टेंट हो जाता है सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। अंततः यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को जो है प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हमने इसके बैकग्राउंड यानी पंचायती राज के बैकग्राउंड के बारे में अभी तक हमने देखा इस अंक में। आगे हम देखेंगे 1992 का 73वां संविधान संशोधन विधेयक और उसके महत्व और सारी प्रक्रिया सारी जानकारी को हम डिटेल में करेंगे और यह जो अंक होगा वो वीडियो का पार्ट 2 में इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो यह अंक यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।